हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, आन्या पैची अर्नव के घर। अर्नव पर जैसे ही गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश हुई तो अर्नव ने भी अपनी गन निकाल ली। वैसे तो उसकी कार बुलेट प्रूफ थी, पर उसके गार्ड्स की कार में ये सुविधा नहीं थी, जिस वजह से उसके सारे गार्ड्स मौत की भेंट चढ़ चुके थे। अब कार में सिर्फ अर्नव और उसका ड्राइवर ही बचा हुआ था, जो भी बेहद अतरंगी ढंग से कार को ड्राइव कर रहा था। अर्नव ने एक हाथ से सामने गोलियां चलानी जारी रखी और दूसरे हाथ से ड्राइव को इशारा करते हुए बोला, तुम यहाँ से हटो, मुझे तुम्हारी सीट पर आने दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। ड्राइवर ने उसकी बात नहीं सुनी। वो जानबूझकर साथ चल रही कार से अर्नव की कार को टक्कर मारने लगा। अर्नव गुस्से से आग बबूला हो गया। वो समझ गया कि उसका ड्राइवर भी उसके दुश्मनों के हाथों बिक चुका है। जॉर्डन से वफादारी करोगे तुम? मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हुए अर्नव ने बिना एक पल गंवाए अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई गन से ड्राइवर की खोपड़ी को छलनी कर दिया। बैस्टर्ड, वो हल्का सा बुदबुदाया। अर्नव ने ड्राइवर को सीट से हटाकर पैसेंजर सीट पर बैठाया। कार का बैलेंस इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। अर्नव ने जैसे तैसे करके ड्राइविंग सीट संभाली और कार के स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखकर कार को अचानक ही गोल गोल घुमाने लगा। कार में रखी AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने सभी अपने साथ चल रही गाड़ियों को अपने से काफी पीछे छोड़ दिया। शायद ही उसका कोई दुश्मन अब जिंदा बचा था। दरअसल ये सभी लोग अर्नव के सबसे बड़े दुश्मन जॉर्डन के भेजे हुए गुंडे थे, जिन्होंने आज अर्नव को मारने की प्लानिंग बनाई थी। जॉर्डन, जो कि अंडरवर्ल्ड पर अपना राज चलाना चाहता था, वो आज अर्नव की वजह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा इंसान था जिसका खौफ किसी तो था, पर अर्नव जितना नहीं था। अर्नव की वजह से उसे कोई पूछता तक नहीं था और यही बात जॉर्डन को खलती थी। वो किसी भी हाल में अर्नव को अपनी जिंदगी से हटाना चाहता था। अर्नव उसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा कांटा था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जॉर्डन सिर्फ अर्नव की जान का दुश्मन बना हुआ था। वो अर्नव को मारने की फिराक में रहता। अर्नव ये बात अच्छी तरह जानता था और हर बार उसे वार्निंग देता था कि वो ये सब हरकतें बंद कर दे, लेकिन जॉर्डन के दिमाग पर अर्नव को खत्म करने का जुनून कुछ इस कदर सवार था कि वो उसे जिंदा नहीं देख पा रहा था। अर्नव ने कुछ ही पलों बाद कार रोकी, फिर ड्राइवर की लाश को देखते हुए कार का डोर ओपन किया। उसने उसे वही बाहर फेंकते हुए कहा, तुमने अपना ईमान बेचा है, इसकी सजा यही होगी कि तुम्हें कोई पहचानने वाला कोई नहीं होगा। अर्नव ने उसके चेहरे पर 2 से 3 बार अपनी कार चला दी। इस वक्त ड्राइवर का चेहरा इतना खराब हो गया था कि कोई उसे पहचान तक नहीं सकता था। स्वाहा, वो कार के शीशे में देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला और तेजी से अपनी कार को सड़क पर दौड़ाने लगा। कुछ ही पलों बाद उसने अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया। सामने से कॉल पिकअप हुआ तो अर्नव बोला, तुम अपनी हरकतों से बीच नहीं आओगे। मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुम समझना नहीं चाहते। जॉर्डन। उद्धरण चिन्ह। जॉर्डन, जो कि अर्नव की आवाज सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया था, वो अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम दोबारा बच गए। अर्नव उसकी बात पर तिरछा मुस्कुरा देता है। मैं बच गया, यही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख है। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत बची है तो अपने बीवी बच्चों तो बचा लो। मैं तुम्हें समझाकर थक गया हूँ, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने अपनी ताकत तो दिखा दी, अब अर्नव सिंघानिया की पावर भी देख लो। अर्नव की धमकी से जॉर्डन बुरी तरह घबरा गया। कुछ वक्त पहले उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो अब डर में बदल गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे, वो कांपते हुए बोला। अर्नव उसकी बात पर शैतानी तरीके से मुस्कुरा देता है और बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। वही दूसरी तरफ जॉर्डन, जो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर अर्नव की मौत का इंतजार कर रहा था, वो अर्नव पर चिल्ला रहा था, मेरी फैमिली को कुछ मत करना वरना तुम्हारी फैमिली को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ है। सुना तुमने, सुना।
सामने से कॉल कट गया तो जॉर्डन ने जोर से मोबाइल फ्लो पर पटक दिया और वो टुकड़ों में टूट गया। जॉर्डन अपने आदमियों की तरफ मुखातिब हुआ और उनसे बोला, सुनो, बंगले के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। अर्नब मेरी फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसके आदमियों ने अपना सिर हिला दिया। जॉर्डन ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, अर्नब सिंघानिया, अगर तुम पर मेरा बस नहीं चल रहा है तो तुम्हें सिर्फ भाई ही संभाल सकते हैं। इतने वक्त तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया, पर अब भाई ही तुम्हें, तुम्हारी औकात। उद्धरण चिन्ह। वो इतना ही बोल पाया कि बंदूक के चलने की आवाज आती है। जॉर्डन को इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो पलटकर देख पाए। बंदूक की गोलियां उसकी खोपड़ी के आर पार निकल जाती है। वही उसके हाथ से मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। सामने से कॉल पिकअप हो गया था तो हेलो हेलो की आवाजें आ रही थी, लेकिन सामने वाले को इस वक्त सिर्फ गोलियों की आवाजें आ रही थी। धड़ 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 धड़। गोलियों की बौछार से उसका शरीर कुछ ही पलों में छलनी हो गया और वो किसी धाम से फ्लो पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आई और पूरी जगह खून से रंग गई थी। जॉर्डन के आदमियों में जॉर्डन की लाश को देखते हुए एक तिरछी मुस्कान दी। दरअसल अर्नब ने पहले से ही जॉर्डन के आदमियों को खरीदा हुआ था। ये बात जॉर्डन को नहीं पता था और अर्नब अपना हर काम इतनी सफाई से करता था कि उसके दुश्मनों को कानो कान खबर नहीं होती थी। अर्नब जानता था कि जॉर्डन किसी दिन ऐसी हरकत जरूर करेगा। अर्नब ने इसलिए पहले से ही सारी प्लानिंग बनाकर रखी हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि वो तो बच जाएगा पर अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं रहने देगा। उसकी आदत थी, वो कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देता था। जॉर्डन के खास आदमी जॉन ने अर्नब को कॉल किया। सर, आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है। हमने जॉर्डन का काम तमाम कर दिया है। हम अधूरे काम के साथ बात करना मुझे पसंद नहीं है। जॉर्डन को मारना मेरा प्लान नहीं था। जो रियल काम था उसकी इंफॉर्मेशन दो। उद्धरण चिन्ह। अर्नब की आवाज की रूडनेस देखकर वो आदमी जी सर बोलकर जॉर्डन के मोबाइल को उठाते हुए कुछ सर्च करता है। सर, वो इस वक्त लॉस एंजेलिस में है, वो आदमी बोला। अर्नब, जो कि इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, वो धीरे से बोला, लॉस एंजेलिस ठीक है। तब वो आदमी बोला, सर अब इस लाश तक क्या करना है? अर्नब ने तिरछी स्माइल दी और बोला, करना क्या है, इसकी लाश को लॉस एंजेलिस पहुंचा दो। उद्धरण चिन्ह। अर्नब ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। उसने अपनी कार को अपने बंगलों पर जाने के लिए राइट टर्न लिया। उसके राइट हैंड में गोली लग गई थी, इसलिए काफी खून बह रहा था, लेकिन अर्नब के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पत्थर का हो और उसे इस तरह की चोटों से कोई दर्द नहीं होता हो। सच ही है, माफिया वर्ल्ड पर राज करना कोई इतना आसान काम नहीं था और अर्नब तो माफिया और बिजनेल दोनों वर्ल्ड पर राज करने वाला शख्स था। वो कहाँ इन छोटे मोटे घाव से घबराने वाला था। तारांकन 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 तारांकन। वही सिंघानिया मेंशन में डॉक्टर आन्या का चेकअप कर रहे थे। कौशल्या जी काफी परेशान थी। बाकी सभी भी परेशान थे, लेकिन वो सभी आन्या से ज्यादा अर्नब को लेकर परेशान थे। जहां अर्नब किसी बाहरी इंसान को घर के अंदर तक नहीं आने देता था, वही वो एक अनजान लड़की को घर के अंदर देखकर कैसे बिहेव करेगा, ये सोचकर सभी का दिल घबरा रहा था। यही सोचकर जीवन ने आन्या को गेस्ट रूम में रखा था, ताकि अर्नब को कानो कान खबर ना हो। आजीविका और पंकज जी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। आजीविका पंची जी के पास झुककर उनसे बोली, भाई भी पहुंचने वाले हैं, अगर वो सभी हमें और इन्हें यहाँ देख लेंगे तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा। बेटा तुम्हें क्या? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरी तो सांसें अटक रही है। हर एक सेकंड में घड़ी देख रहा हूँ कि कहीं अर्नब घर ना पहुंच जाए। वो भी डरी हुई आवाज में बोले, डैड ये सब उस ड्राइवर की गलती है, न जाने कैसी मुसीबत में डाल दिया है। आप दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? जीवन उनकी तरफ झुकते हुए बोला। कुछ नहीं, बस आप दोनों इस लड़की को तो घर ले आए, अब आगे क्या होगा यही बात परेशान कर रही है, पंकज जी ने अपना सिर झटकते हुए कहा।
जीवन के होंठों से कोई शब्द निकल पाता। तभी डॉक्टर बोली, अभी इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहरी चोट तो ज्यादा नहीं आई है पर मेंटली ठीक नहीं है। शायद किसी शॉक में है और 4-5 दिन से खाना भी नहीं खाया है। आप सभी को इनका ख्याल रखना होगा। इन्हें करीब 1 महीना अच्छे से ट्रीटमेंट की जरूरत है, फैमिली केयर की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुन कौशल्या जी को आन्या पर बड़ा ही तरस आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, उम्र भी ज्यादा नहीं है, अभी इतनी सी उम्र में किस चीज का शौक लगा होगा, कहाँ से है, यहाँ क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वही बाकी सभी तो 1 महीने का नाम सुनते ही हैरान रह जाते हैं। 1 महीने तक उस बंगले में आन्या को रख पाना उनके बस की बात नहीं थी। वो सभी इस बात से परेशान थे कि आन्या को अगर अर्नब ने देख लिया तो वो आन्या को कहीं चोट ना पहुंचा दे। जिस घर में एक नौकर को रखने से पहले 100 बार जांच पड़ताल की जाती थी, वहां एक अनजान लड़की को रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। पंकज जी ने डॉक्टर से कुछ कहना चाहा, तभी डॉक्टर ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर कहा, एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस लड़की पर काफी सारा टॉर्चर हुआ है। शायद सेक्सुअली टॉर्चर किया गया है या फिर अटेम्प्ट टू रेप की कोशिश भी की गई है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुन वो सभी चौंक पड़े। सभी ने आन्या के चेहरे का तरफ देखा। आन्या बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। दवाइयों का असर भी उस पर इस वक्त बहुत ज्यादा था। एक हाथ में नीडल लगी हुई थी जिससे ग्लूकोज उसकी बॉडी में जा रहा था। क्या? आजीविका चौंक कर बोली। हाँ, इसलिए तो आप सभी को इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। पर यह सब मतलब कैसे कोई ऐसी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? ये सब कौन कर सकता है? कौशल्या जी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। दरिंदे समाज में अपनी पहचान बताकर नहीं घूमते, शायद किसी ने तो ये दरिंदगी करने की कोशिश की होगी, पर शुक्र है इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने इतना कहा और कुछ दवाइयां लिख कर देने लगी। कुछ देर बाद वो दवाइयां देकर वहां से चली जाती है। जीवन डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। अब रूम में सिर्फ आजीविका जी, कौशल्या जी और पंकज जी मौजूद थे। कौशल्या जी आन्या के पास आकर उससे सिर को सहलाने लगी। वही आजीविका ने कौशल्या जी के चेहरे के देखते हुए कहा, माँ हम इन्हें यहाँ कैसे रख सकते हैं? अगर भाई ने देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे? कौशल्या जी ने आन्या के चेहरे से नजरें हटाए और आजीविका को देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं अर्नब को भनक भी नहीं लगने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर माँ, आजीविका इतना ही कह पाई तभी आन्या ने कौशल्या जी का हाथ कसकर पकड़ लिया और बेहोश में चिल्ला पड़ी, नहीं बाबा। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 7 आन्या का अर्नब को पहली नजर देखना। सिंघानिया हाउस। दोपहर का समय। बंगले की सभी नौकर जाकर हॉल में एक लाइन से खड़े थे। जीवन उन सभी को कुछ समझा रहा था। आप सभी खासतौर ख्याल रखिएगा। अर्नब के सामने उस लड़की का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। अनु को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है, वह भी एक अनजान मेहमान। अगर उसे पता चल गया तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप सभी अर्नब के गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब सलामत रहे तो आप लोगों को अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना है। घर के सभी सर्वेंट पहले से ही बहुत डरे हुए थे। वह भी जानते थे कि एक अनजान शख्स को इस तरह घर पर रखना अर्नब के गुस्से को भड़काने जैसा था, लेकिन घर के सभी सदस्यों का कहा भी वह नहीं डाल सकते थे। आन्या को तो कौशल्या जी इस घर में लाई थी तो उनकी बात को भी कोई नहीं टाल सकता था। वैसे भी कुछ दिन की ही तो बात थी। आन्या की तबीयत ठीक होते ही वो वापस चली जाने वाली थी। ठीक है सर, हम खास तौर पर ध्यान रखेंगे, उन सभी के हेड चौधरी जी बोले। चौधरी जी को इस घर में काम करते हुए सालों हो चुके थे। वो घर के सबसे वफादार सर्वेंट थे। 50 वर्ष के चौधरी जी को सिंघानिया परिवार में सभी उनकी खुशमिजाजगी के लिए जानते थे। वो सभी के प्रिय थे। जीवन ने चौधरी जी की तरफ देखकर कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है चौधरी जी, आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। जीवन ने कुछ देर सभी से बात की, फिर सभी सर्वेंट अपने काम पर चले गए। वही जीवन के सिर से जैसे एक बोझ उतर गया। वो गहरी सांस लेकर अपने आप से बोला, शुक्र है ये सभी समझ गए।
अब कम से कम अर्नव को तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा मुझे? उद्धरण चिन्ह। जीवन ने यह आवाज सुनते ही पलटकर डोर की तरफ देखा तो वहां अर्नव खड़ा था। अर्नव को देखते ही जीवन की आंखें बड़ी हो गई। वही अर्नव ने अपने हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके हाथे से खून बह रहा था, जिस वजह से उसकी शर्ट पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी। जीवन ये देखकर दौड़ते हुए उसके पास आया। वो चिल्लाकर बोला, यह क्या हुआ तुम्हें अर्नव? यह इतना खून, यह सब क्या है? जीवन की चिल्लाने की आवाज पर कौशल्या जी, पकंजी और आजीविका भी चौंक गए। वही आन्या भी घबरा जाती है। इतनी देर से वो जाने की जिद कर रही थी, अचानक वो रूठ गई। वही बाकी सभी जीवन की आवाज सुनकर दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ गए। भाई, आजीविका के मुंह से चलते चलते इतना निकल पड़ा। जबकि कौशल्या जी ने आन्या को देखते हुए प्यार से कहा, आप यही रुकिए, हम आते हैं बेटा। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप सभी को जाते हुए देखती रही। आन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये किसकी आवाज आई और यह अर्नव कौन है। वही बाहर जीवन की आवाज पर सभी लोग वहां पर एकत्रित हो गए। अर्नव के हाथ से बहता खून फ्लो पर टपक रहा था। ये देखकर कौशल्या जी और बाकी सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कौशल्या जी दौड़ते हुए अर्नव के पास आई। ये सब क्या है अर्नव? तुमने अपना यह क्या हाल बना लिया है? तुम तो मंदिर गए थे ना, तो फिर यह चोट कैसे लगी? ये सब क्या करके आए हो तुम? पंकज जी चिंता करते हुए बोले। बेटा, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? ये खून, बाकी सब कहाँ है? तुम्हें खाल में कैसे? तुम गार्ड्स को अपने साथ लेकर गए थे ना? भाई, आप ठीक तो है ना? यह इतना खून बह रहा है, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। एक के बाद एक सभी के सवाल शुरू हो गए थे। जीवन पहले से ही अर्नव का ये हाल देखकर बहुत परेशान था। वो बोला, ये सब सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे, लेकिन अभी के अभी हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। तुम्हारा बहुत खून भेज चुका है, इस हाल में अगर तुम यहाँ पर रहे तो खतरा हो सकता है। वही अर्नव जो कि अस्पताल जाने के नाम से ही गुस्सा हो जाया करता था। वो जीवन की तरफ देखते हुए बोला, अंडस्को, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरे कहाँ ठीक हो तुम? देखो तो कितना ब्लीडिंग हो रही है। जीवन ने उसे गुस्से से देखकर कहा। जीवन, अर्नव। जीवन पर गुस्सा करता तभी कौशल्या जी बोल पड़ी, अर्नव तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। देख रहे हो कितना खून बह रहा है। ज्यादा खून बह गया तो बेहोश हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने अपना सिर झटकते हुए कहा, माँ मैं। उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी उसे झिकते हुए कहा, बस करिए अर्नव, बहुत हुआ, चलिए हॉस्पिटल। आखिर अर्नव अपनी माँ के सामने हार ही गया। उसे पता था कि दुनिया भर की बातों में कौशल्या जी पर भले ही वो अपनी मर्जी चला सकता था, पर उसकी हेल्थ के लेकर कौशल्या जी बहुत कॉन्शियस थी। चाहे कुछ भी वो इस बात में उसका हाथ नहीं मानेगी। जीवन अर्नव को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। वही पंकज जी आजीविका और कौशल्या के साथ घर पर ही रहते हैं, क्योंकि अर्नव नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली और ज्यादा परेशान हो। ये सब क्या कर लिया इसने? मुझे हमेशा इसे लेकर यही डर रहता है। वो हमारे लिए कितना फिक्रमंद रहता है, पर अपने लिए कितना लापरवाह रहता है। कौशल्या जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। उनकी चिंता अपने लिए सही भी थी। जब से अर्नव ने माफिया की दुनिया में और बिजनेस वर्ल्ड में अपना कदम रखा था, तब से उसके लिए मौत से खेलना आम बात हो गई थी। वही इन सब से बेखबर आन्या एक पिलर के पीछे छिपी यह सब देख रही थी। गेस्ट रूम नीचे की तरफ था, जहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। घर इतना बड़ा था कि उसे पूरा घूमने में ही पूरा दिन लग जाए। इतने बड़े घर में गेस्ट रूम में जाने की फुर्सत किसको पास थी? जब से वो अर्नव को देख रही थी, तब से उसकी नजरें अर्नव पर ही थी, और अर्नव के हाथ से बहते खून को देखकर वो काफी डर गई थी। वही अर्नव को किसी फौलाद की तरह खड़ा देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? आन्या अपने आप में घबराई हुई सी बोली।
आन्या अपने आप में खोई हुई थी कि तभी उसके कानों में यह आवाज पड़ी। वो चौंक कर पलटती है तो सामने घर की एक सर्वेंट निर्मला खड़ी थी, जो फीमेल सर्वेंट में हेड थी। आप यहाँ क्या कर रही है मैम? उद्धरण चिन्ह। आन्या निर्मला को देखकर थोड़ा हिचकिचा गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है। पर यह सब क्या हो रहा है? निर्मला उसे देखते हुए बोली, मैम आपको बड़ी मालकिन ने आराम करने को कहा है, प्लीज ऐसे यहाँ से जाने की बात मत करिए। आप अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं है और आपके शरीर में काफी कमजोरी भी है। नहीं, पर मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है, आन्या जिद करते हुए बोली। पर आप कहाँ जाना चाहती है? कोई ठिकाना है आपका यहाँ? निर्मला उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोली। आन्या के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक अनजान शहर में एक काफिर की तरह वो घूम रही थी। उसका ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई रिश्तेदार। लेकिन उसके साथ सुबह से जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वो चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसके लिए सभी लोग धोखेबाज और मतलबी बन चुके थे। उसे यही लग रहा था कि सिंघानिया परिवार भी किसी मतलब के लिए उसकी मदद कर रहा है। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि जिन लोगों के बीच वो इस वक्त मौजूद है वो सभी कौन है। आन्या ने उनकी तरफ देखकर रूखे तरीके से कहा, मैं जहां भी चली जाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। अनजान शहर में मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यहाँ सब मतलबी और अपने लिए सोचने वाले हैं। निर्मला उसकी हालत देखकर समझ रही थी कि वह किसी गांव से आई हुई लड़की है, लेकिन कहां से ये बात मुझे नहीं पता थी। निर्मला ने आन्या के कंधे पर अपना हाथ रखा। आन्या इस वक्त इतनी डरी हुई थी। उसने तुरंत ही उनका हाथ झटक दिया। ये देखकर निर्मला ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर आन्या की तरफ, जो डर के मारे अपने कदम पीछे हटा लेती है। निर्मला उसके डर से वाकिफ नहीं थी, पर आन्या के लिए डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था वो जानती थी। वो सिर्फ आन्या को विश्वास दिलाना चाहती थी। ये देखकर वो बोली, आप फिक्र मत करिए, यहाँ कोई भी किसी का फायदा नहीं उठा सकता है। आप इस वक्त जहाँ है वो शहर के सबसे बड़े आदमी अर्नव सिंघानिया का घर है, और यहाँ मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। इनके जितने अच्छे लोग आपको शायद ही कहीं मिलेंगे। आन्या को उनकी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर घर के तामझाम देखकर वो समझ रही थी वो किसी आम इंसान के घर में नहीं है। वो जहाँ है वो शायद अमीर नहीं, बहुत अमीर लोग हैं। पर ये लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आन्या डरी सहमी सी आवाज ने बोली। निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि आप इनकी कार के सामने आ गई थी और आपको घर से बेहतर ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल सकता है, तो आपको यहाँ ले आए। और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आपको 1 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। आन्या की आंखें गोल हो गई। वो चौंक कर बोली, क्या 1 महीना? तारांकन 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 तारांकन। जीवन अर्नव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसने उसकी बैंडेज करवाई। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर हाथ पर प्लास्टर चढ़ गया था। गोली साइड से होकर निकली थी, लेकिन हाथ में ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी थी। अर्नव को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कौशल्या जी की वजह से उसे वो सब चीजें करनी पड़ रही थी। माँ भी क्या क्या करने को कहती है, मैं ठीक हूँ ये बात कोई नहीं समझना चाहता है। तुम ठीक नहीं हो, यही तो बात है। क्या तुम्हें मैं कहीं से भी बीमार दिख रहा हूँ? इतना बड़ा प्लास्टर तो लगा लिया है, ये तो अच्छा है गोली हाथ में लगी, कहीं ऊपर नीचे हो जाती तो। ये ऊपर नीचे क्या होता है जीवन, बोलना है तो साफ बोलो, ना कि गोली सीने को पार कर जाती तो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव चुप करो। जीवन की बात पर अर्नव मुस्कुरा दिया। वो बोला, देखो तुम अच्छी तरह जानते हो जीवन, मैं मरने से कभी नहीं डरा और ना ही कभी डरूंगा। मेरे लिए मौत ये खेलना अब आदत बन गई है। तुम मेरी फिक्र मत करो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुनकर जीवन ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तुम्हें फिक्र नहीं है अपनी जिंदगी की, और हम तुम्हारी फिक्र में ही फिक्रमंद रहते हैं। अर्नव ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम शायर नहीं हो, मेरे असिस्टेंट हो। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने उसकी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बात बदल कर बोला, ये बताओ ये सब कैसे हुआ?
अर्नव ने अपनी आंखें बंद करके सिर को दीवार से लगा दिया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, जॉर्डन ने। उद्धरण चिन्ह। जीवन के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, जॉर्डन। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 8 आन्या ऐप सिंघानिया परिवार में रहेगी। अर्नव के मुंह से जॉर्डन का नाम सुनकर जीवन गुस्से से बेड से खड़ा हो जाता है। वो गुस्से से अपने दांत पीसकर बोला, उसने दोबारा हमारे रास्ते में आने की कोशिश की है। नाउ आई विल किल हिम। जीवन को इतने गुस्से में देखकर अर्नव ने उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे बैठ दिया, जिसे देखकर जीवन हैरान होकर बोला, अर्नव तुम इतने काम कैसे हो? वो आदमी हमारे इतने आदमियों को मारकर और तुम्हें चोट पहुंचाकर इतने आराम से छिपा हुआ है, तुम्हें तो उसे खत्म कर देना चाहिए, और तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया है। अर्नव अपनी नजरें उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो अब जिंदा नहीं है जीवन, आई विल किल हिम। तुम्हें लगता है मैं अपने दुश्मनों को बार बार माफ कर सकता हूँ? जीवन खुशी और हैरानी वाले भाव को मिक्स करके बोला, रियली वो अब नहीं रहे, पर तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? और एक बार तुम मुझे भी बता देते, कॉल ही कर लिया होता। मेरे पास कुछ भी करने का मौका नहीं था। उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा माना वही किया, और अब हमें घर की सिक्योरिटी बढ़नी होगी। जॉर्डन ने मेरे ही ड्राइवर को खरीद लिया था। अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता मैं, किसी पर नहीं। ये सभी मेरी फैमिली को चोट पहुंचने के लिए बैठे हैं। एंड यू नो दैट आई एम वेरी पॉसेसिव फॉर माई फैमिली। जीवन। अर्नव की बात सुन अपनी सोच में गम हो जाता है। उसे पता था कि अर्नव का मैन टारगेट जॉर्डन नहीं था, लेकिन जॉर्डन ने जो किया था उसके बाद तो अर्नव अपने घर की सिक्योरिटी और भी बढ़ाने वाला था। अर्नव उससे ख्यालों से निकलते हुए बोला, घर के सभी सर्वेंट की चेकिंग करवाओ, चाहे कोई कितना ही वफादार या भरोसेमंद हो, और हाँ, किसी भी स्ट्रेंजर को अब घर के अंदर मत आने देना। तुम्हें पता है जॉर्डन की मौत की खबर सुनकर माफिया वर्ल्ड का हमारा असली टारगेट हिल गया होगा, एंड मैं नहीं चाहता कि अब मैं कियासी को भी कोई मौका दूं। नए गार्ड और घर के सर्वेंट भी बहुत सोच समझकर हायर करने होंगे। जीवन ने मन ही मन घबराते हुए कहा, अब अर्नव को कैसे बताओ कि घर में पहले ही एक अनजान लड़की है? एक तो उसका कुछ पता नहीं है, और उस पर अगर अर्नव को ये पता चल कि वो लड़की है तो अर्नव मुझे जिंदा गाड़ देगा। माँ, आपने भी किस हाल में फंस दिया मुझे। जीवन, वी शुड लीव नाउ, अर्नव ने बेड से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए कहा। उसके हाथ की चोट की वजह से वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जीवन उसे पकड़ते हुए, तुम्हें कहा है कि अभी इस हाथ पर जोर नहीं डालना है, तुम अपनी हरकतें काबू रखोगे अर्नव। तुझे इन छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। अब कुछ दिन तुम सिर्फ रेस्ट करोगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मानूंगा? जीवन ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी गार्डन हिलाते हुए धीमे आवाज में बोला, भगवान करे कोई तो ऐसी लड़की आए तुम्हारी जिंदगी में जिसकी तुम सुन लो। उसने धीरे से बोला, पर अर्नव उसकी तरफ देखकर बोलता है, ऐसी कोई लड़की नहीं बनी है जिसकी मैं सुन लूं। जीवन ने उसके चेहरे को गौर से देखकर कहा, शायद बनी हो, इसलिए तो अभी तक तुम किसी लड़की के लिए फीलिंग नहीं ला पा रहे। शायद कोई ऐसी हो जो तुम्हारे दिल में खुद अपने लिए फीलिंग बनाए। अर्नव ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, अब घर चलोगे या फिर प्रवचन ही दोगे? जीवन ने अजीब सा मुंह बनाया। वो जानता था कि अर्नव को प्यार में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस अपनी फिजिकल नीड को पूरा करना चाहता है, पर कोई ऐसी लड़की अभी तक उसको नहीं मिली थी जो उसके दिल को जीत पाए। तारांकन 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 तारांकन। सिंघानिया हाउस। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हमें माफ करना, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, कौशल्या जी ने आन्या को देखते हुए कहा। आन्या, जो कि अभी तक किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, उसे इस वक्त उनकी बातें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वो चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। आन्या अपने कदम पीछे खींचते हुए बोली, हमने कहा ना, आपने कुछ नहीं किया है, बस वो एक एक्सीडेंट था, और हम ठीक है अब, इसलिए हमें जाना होगा। आप प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। कौशल्या जी उसकी फिक्र जताते हुए बोली, पर आपकी हालत ठीक नहीं है।
एक काम करिए, अगर आप जाना ही चाहती है तो हमें इतना बात दीजिए कि आपका घर कहाँ है, हम खुद आपको आपके घर छोड़ देंगे। आन्या बिना किसी भाव से अपना सिर हिलाते हुए बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस ये पर अपना सफर अकेले ही तय करने आई हूँ, शायद मेरा सफर अकेले रहने में ही है। कौशल्या जी उसकी बात सुन कुछ निराश हो जाती है। उसे आन्या के प्रति एक अजीब सा लगाव हो रहा था। आन्या की मासूमियत और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो जिस तरफ उनके सामने खड़ी थी। बेटा आप ऐसी बातें मत करिए, भगवान ने किसी को भी अकेले गम सहने के लिए नहीं भेज है। भले ही खुशी में आप अकेले रहो पर आपके गम में कोई आपका साथ दे रहा है, तो उसे मत छोड़िए, और जिंदगी के सफर में कोई नया कोई हमसफर मिल ही जाता है। आपकी तो उम्र ही भी बहुत कम है, आपके लिए एक DSRVING लाइफ पार्टनर जरूर होगा बेटा। कौशल्या जी की बातों का आन्या के दिल पार ना चाहते हुए भी असर हो रहा था। वो अपने मन ही मन बोली, उस बस वही औरत ने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, न जाने ये सब बातें करके ये क्या चाहती है। बेटा प्लीज यहीं पर रुक जाइए जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, हम सच में आपकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हैं। उनकी इतनी रिक्वेस्ट करने पर आन्या बोली, ठीक है मैं रुक जाऊंगी, पर आप मुझे बेच तो नहीं देगी ना। वो उसकी बात सुन चौंक गई। आन्या की मासूमियत और उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसके पास आकर बोली, आप ऐसा क्यों कह रही है बेटा, हम भला आपको क्यों बेचेंगे। आन्या की आंखें दबदबा गई, जब मैं यहाँ आ रही थी तब एक औरत ने मुझे किडनैप कर लिया था, वो भी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन फिर उसने सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए किसी आदमी को बेच दिया। कौशल्या जी अब शायद आन्या के डर का कारण समझ रही थी। वो आन्या के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी कि वो इस तरह अकेली यहाँ क्या कर रही है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सवाल करना सही नहीं समझ रही थी। कौशल्या जी ने आन्या को गले से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी बेटा, डोंट वरी। आन्या उनकी तरफ देखकर बोली, सच में। कौशल्या जी मुस्कुराते हुए, हाँ सच में बेटा, अभी आप आराम करिए, हम आपके लिए रूम में ही खाना भिजवा देते हैं और निर्मला को आपकी मेडिसिन के लिए भी बोल देंगे, आप बस आराम करिएगा और किसी बात की फिक्र मत करिएगा। आन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है मैम। कौशल्या जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैम क्या होता है पागल, आंटी बोल लो या फिर माँ बोल लो। वही आन्या भी मुस्कुराकर बोली, हम आपको माँ की उपाधि तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए बहुत ऊपर है, और उनकी जगह हम किसी को नहीं दे सकते हैं, पर हम आपको आंटी बुला सकते हैं, ठीक है आंटी। उद्धरण चिन्ह, हम ठीक है। कौशल्या जी उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर आजीविका आ जाती है। आजीविका ने बाहर की तरफ इशारे करते हुए कहा, माँ वो भाई आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह, कौशल्या जी ने आजीविका की तरफ देखा और बोली, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम चलो। पर माँ भाई आपको ही बुला रहे हैं, इससे पहले वो यहाँ आ जाए, आप चलिए यहाँ से। आजीविका की बात सुन कौशल्या जी ने आन्या की तरफ देखा और बोली, बेटा आप यही रुकिए, हम अपने बेटे से बात करके आते हैं, आप आराम कर लीजिएगा, और हाँ प्लीज बाहर मत आइएगा, अगर हमारे बेटे ने आपको देख लिया तो बवाल हो जाएगा, वो बहुत गुस्सैल है। आन्या कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोली, हम ठीक है आंटी, आप फिक्र मत करिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम यही ठीक है। कौशल्या जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, बाकी वक्त आप बाहर निकल सकती हो बेटा, लेकिन अर्नव जब घर पर हो तो थोड़ा बचकर रहना होगा क्योंकि हमारे बेटे को अजनबी पसंद नहीं है। आन्या ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। कौशल्या जी आजीविका के साथ वहां से चली जाती है, वही वो निर्मला जी को आन्या को दवाई देने के लिए भी बोल जाती है। वही रूम में बैठी आन्या कुछ पलों के लिए कौशल्या जी के बारे में सोचने लगी। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर अब सब आपके भरोसे है भगवान, इस बार मेरे साथ सब सही हो। कहते हुए आन्या ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उसे अचानक अर्नव का फेस दिखाई देने लगता है। अर्नव का खून से सना शर्ट, अर्नव का चेहरा सामने आते ही आन्या ने झटके के साथ अपनी आंखें खोली। वो आसपास देखते हुए गहरी सांसें लेने लगी। आन्या अपने आप में बदबदाके हुए बोली, यह मेरे सामने कैसे आ रहे हैं, उफ कितने डेंजरस दिखते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए भगवान अब दोबारा इन्हें मेरे सामने लेकर मत आइएगा, मुझे खून खराबा वैसे भी पसंद नहीं है, मैं दोबारा इन्हें नहीं देखना चाहती हूँ, वो दिखते भी बहुत डेंजरस है। डेविल। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 9। आन्या पर अर्नव का जादू छाया। अब तक आपने पढ़ा। आजीविका कौशल्या जी को ये बोलकर आन्या के रूम से ले जाती है कि अर्नव उन्हें बुला रहा है। वही आन्या अपनी आंखें बंद कर कुछ पल के लिए खुद को शांत करने की कोशिश करती है तो अर्नव का खून से सना शर्ट, अर्नव का चेहरा सामने आते ही आन्या ने झटके के साथ अपनी आंखें खोली। वो आसपास देखते हुए गहरी सांसें लेने लगी। आन्या अपने आप में बदबदाके हुए बोली, यह मेरे सामने कैसे आ रहे हैं? उफ कितने डेंजरस दिखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए भगवान अब दोबारा इन्हें मेरे सामने लेकर मत आइएगा, मुझे खून खराबा वैसे भी पसंद नहीं है, मैं दोबारा इन्हें नहीं देखना चाहती हूँ, वो दिखते भी बहुत डेंजरस है। डेविल। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। बेटा ये गोली आखिर तुम्हें लगी कैसे? कितनी बार कहा है ये बिजनेस में इतनी दुश्मनी मोल मत लिया करो। तुम्हें सभी के साथ आराम से काम करना चाहिए। आज का जमाना ही ऐसा है, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। कौशल्या जी अर्नव के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। अर्नव ने अपनी माँ के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, माँ आप फिक्र मत करिए मुझे कुछ नहीं होगा। बड़ा आया कुछ ना होने वाला, ये जो हुआ है कम है क्या? हर बार तुम्हारी जान को जोखिम रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो जो तुम्हारी जान को इतना खतरा रहता है, वरना बिजनेस तो तुम्हारी डेट ने भी किया है, आज तक उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अर्नव कौशल्या जी की बात सुनकर मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखने लगता है। वही जीवन जो कि ये सब बातें सुन रहा था वो अपने आप से बोला, माँ आपको अपने प्यारे बेटे के बारे में अभी पता कहाँ है, ये रूड होने के साथ साथ रिस्की भी है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव अपनी फैमिली से बात कर रहा था, सभी को उसकी बहुत फिक्र रहती थी पर अर्नव अपने लिए एकदम बेफिक्र था, क्योंकि वो जानता था कि दुश्मन जितनी देर में उसका कुछ बिगा पाएंगे वो उतनी देर में दुश्मनों के पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। आप सभी ये मुझे एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। अर्नव सभी के चेहरे को एकटक देखते हुए बोला। अर्नव के डैड उसके चेहरे को देखकर बोले, हाँ बेटा कहो, कैसी बात करनी है? उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने गंभीर भाव से बोलना शुरू किया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सभी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और आज जो हादसा मेरे साथ हुआ है वह कल को घर में किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए जब मैं घर पर ना रहूं तब आप लोगों को किसी भी अजनबी को घर में नहीं आने देना है। मैंने जीवन से कह दिया है, अब जितने भी नए नौकर घर में आएंगे उन सभी के अच्छे से जांच होगी, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने इस बार मेरे ही ड्राइवर को खरीद लिया था और ऐसे बेईमान लोगों को मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सभी ध्यान से सुने, मुझे इस घर में कोई भी स्ट्रेंजर नहीं चाहिए। अर्नव के चेहरे पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे जिसे देखकर कौशल्या जी जीवन की तरफ देखने लगती है और जीवन आजीविका की तरफ सभी एक दूसरे के चेहरे को ताक रहे थे। उन सभी को इस तरह खामोश पर देखकर अर्नव बोला, क्या हुआ? आप सभी ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अर्नव की बात सुन कौशल्या जी अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर इस तरह कोई भी हमारे घर आना कैसे बंद हो सकता है? तुम्हें तो पता है घर के हजारों काम होते हैं और कभी कोई सर्वेंट नहीं आ पाता है तो उसकी जगह उसका कोई रिश्तेदार आ जाता है तो कौशल्या जी इतना ही कह पाए तभी अर्नव बोला, जिसे भी छुट्टी लेनी है वो परमानेंट छुट्टी लेवे, मैं किसी अनजान को बर्बाद नहीं करूंगा। अर्नव के मुंह से यह बात सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं। वही आजीविका ने गहरी सांस लेते हुए मन में कहा, यह क्या बोल रहे भाई? अगर ऐसा हो गया तो उस लड़की के बारे में भाई को कुछ पता चला तो वो सभी पर गुस्सा करेंगे, हम क्या करेंगे? अभी तो भाई को देखकर लग रहा है वो इस महीने घर से ही सारा काम करेंगे या फिर जीवन उनकी जगह से सारा काम संभालेगा, पर अगर भाई घर पर रहे तो फिर खतरा बढ़ जाएगा। उफ ये क्या मुसीबत है? आजीविका अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी अर्नव की आवाज उसके कानों में पती है जिससे वो चौंक जाती है। क्या हुआ आजीविका, तुम किस सोच में गुम हो? आजीविका अर्नव की आवाज पर उसे चौंक कर देखती है, वो हबड़ा कर बोली, नहीं नहीं भाई कुछ भी तो नहीं। उद्धरण चिन्ह।
बताओ क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। आजीविका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बाकी सभी की धड़कनें भी तेज हो गई। भाई, वो मैं सोच रही थी कि मुझे तो रोज कॉलेज जाना पड़ता है, तो मैं अकेली ही जाती हूँ, क्या अब मुझे कॉलेज जाना भी बंद करना होगा? आजीविका अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर बोली। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। बस कल से तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जीवन तुम्हारे साथ जाएगा। और हाँ, कॉलेज में कोई नया स्टूडेंट आए तो सोच समझकर दोस्त बनाना। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुन आजीविका ने अपना सिर हिला दिया। वही जीवन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसे आजीविका के साथ ज्यादा वक्त बिताने को मिल जाएगा। जीवन के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो आजीविका के चेहरे को एकटक देखने लगता है। वही आजीविका ने अपनी नजरें घुमाकर जीवन की तरफ देखा। जीवन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर आजीविका की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो खुद से बोलने लगी, हद है आजीविका, तूने तो खुद रे ही पैर पर कुल्हाड़ा मार लिया है। एक मुसीबत कम थी जो दूसरी पाल ली। नहीं मतलब तुम्हारे अंदर जरा सा दिमाग नहीं आया? अब ये लंगूर मुझे छोड़ने जाएगा, हर वक्त मुझसे लड़ता रहता है। अगर हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे या तो यह मेरा खून कर देगा या फिर मैं इसका। Of God save me from this idiot. तारांकन 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 तारांकन। शाम का समय आन्या नींद से जागी तो आजीविका वही काउच पर बैठकर कोई बुक रीड कर रही थी। आन्या बेड से उठकर बैठ गई और आन्या की तरफ देखने लगती है। आजीविका की नजर जब आन्या पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम उठ ही गई। अब कैसा महसूस कर रही हो? आन्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो शांत एक्सप्रेशन के साथ बोली, ठीक। आजीविका अपनी बुक वही कांच की मेज पर रखते हुए काउच से उठकर उसके पास आती है। टेबल पर रखे जग से पानी निकालकर उसकी तरफ गिलास बढ़ा देती है। आन्या ने चुपचाप गिलास लिया और धीरे धीरे पानी पीने लगी। आन्या ने काफी पुराने से कपड़े पहने हुए थे और उन कपड़ों में उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं दिख रही थी। आजीविका टेबल पर रखे कुछ कपड़े आन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। मॉम ने कुछ देर पहले ही तुम्हारे लिए ये कपड़े मंगवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने उन कपड़ों की तरफ देखा और चुपचाप वो कपड़े लेते हुए बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आजीविका के कोई भी एक्सप्रेशन की वो कोई खास जवाब नहीं दे रही थी, जबकि आजीविका उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। आजीविका वही बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, कितना कम बोलती है ये लड़की। दो लड़कियां जब साथ होती है तो कितनी बातें करती है और ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। लगता है इसे भी अपनी तरह बोलना सिखाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या कुछ ही देर बाद कपड़े चेंज करके बाहर आती है। आजीविका के लॉन्ग फ्रॉक में वो काफी अच्छी लग रही थी। आजीविका उसे देखकर अपने गाल पर हाथ रख लेती है। वो बोली, वाओ यार, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तुम पर रेड कलर बहुत प्यारा लग रहा है। आन्या ने आजीविका की तरफ देखकर हल्की स्माइल पास कर दी। तभी आजीविका उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, वैसे मेरा नाम आजीविका है। भाई मुझे छोटी बोलते हैं और मॉम डैड मुझे बेटा कहते हैं और तुम जो चाहे मुझे बुला सकती हो। आजीविका के हाथ से हाथ मिलाकर आन्या मुस्कुरा देती है पर कोई जवाब नहीं देती और वापस बेड पर बैठ जाती है। आजीविका उसे इस तरह बिहेव करते देखकर उसके पास ही बैठ जाती है। वो बोली, तुम बस मुस्कुराओगी या कुछ और भी बोलोगी? उद्धरण चिन्ह। आजीविका का गुस्सा देखकर आन्या नासमझी के साथ बोली, और क्या बोलना था? उफ, अब ये भी मुझे ही बताना होगा यार, अपना नाम तो बताओ। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने आजीविका से मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आन्या है। उद्धरण चिन्ह। आन्या प्यारा नाम है, इंटरेस्टिंग। तभी आजीविका का कोई और सवाल आन्या के सामने प्रकट होता उसके कानों में कौशल्या जी की आवाज आई, आजीविका यहाँ आओ। हाँ मॉम आई। उद्धरण चिन्ह। सुनो, मुझे मॉम बुला रही है, मैं चलती हूँ। बाद में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी और अगर कोई भी जरूरत हो तो निर्मला को बोल देना, ओके।
आन्या ने उसकी बात पर अपनी गर्दन हिला दी और जाती हुई आजीविका को देखती रहती है। उफ! आन्या के मुंह से एक गहरी सांस के साथ यह शब्द निकल पड़ा। रात का समय। घर में सभी डिनर करके सो चुके थे। वही रूम में बेड पर लेटी हुई आन्या यहाँ से वहां बस करवटें बदल रही थी। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद आने का नाम ही नहीं लेती। उसने डिनर तो कर लिया था, दवाई भी ले चुकी थी, पर कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। आन्या ने दोबारा करवट बदली और सोने के लिए जैसे ही अपनी आंखों को क्लोज किया तो उसकी आंखों के सामने अर्नव का खून से लथपथ हाथ आ जाता है, जिसे देखते ही आन्या डरकर उठ जाती है और गहरी सांसें लेने लगती है। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था जबकि रूम में एसी चल रहा होता है। उफ, ये क्या था? उसने अपने आप से कहा। पास ही टेबल पर रखा पानी का गिलास वो अपने गले से नीचे उतार लेती है। उसकी धड़कनें पूरे शोर के साथ चल रही थी और चेहरे पर घबराहट देखी जा सकती थी। इस तरह बार बार उनका चेहरा अपने दिमाग में नहीं ला सकती मैं। वैसे भी मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। न जाने ऐसा क्या करते हैं कि इतना खून खराबा। पहले ही दिन ये सब देख लिया, आगे तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। नहीं आन्या, नहीं, ये गलत है। होश में आ। यूं बार बार उस शख्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना गलत है। न जाने क्या बला है, दिमाग पर ऐसे छप गई है जैसे कोई फेविकॉल का लेप हो। कहते हुए वो अपने ही माथे पर चपत मारने लगी। फिर कुछ पल बाद सोचते हुए, शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लड़के को नहीं देखा। आज पहली बार किसी को इतनी देर तक देखा और वो भी खून से लथपथ को दिमाग पे उसकी तस्वीर छपना तो तय है। और भगवान, अब कसम से दोबारा उनको देखना तो दूर की बात है, उनकी आवाज भी सुनाई दी तो भी अपने कान बंद कर लूंगी। कहते हुए आन्या ने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। एपिसोड 10, आन्या और अर्नव की पहली मुलाकात। अब तक आप पढ़ चुके हैं। घर में सभी डिनर करके सो चुके थे। वही रूम में बेड पर लेटी हुई आन्या यहाँ से वहां बस करवटें बदल रही थी। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद आने का नाम ही नहीं लेती। उसने डिनर तो कर लिया था, दवाई भी ले चुकी थी, पर कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। आन्या ने दोबारा करवट बदली और सोने के लिए जैसे ही अपनी आंखों को क्लोज किया तो उसकी आंखों के सामने अर्नव का खून से लथपथ हाथ आ जाता है, जिसे देखते ही आन्या डरकर उठ जाती है और गहरी सांसें लेने लगती है। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था जबकि रूम में एसी चल रहा होता है। उफ, ये क्या था? उसने अपने आप से कहा। पास ही टेबल पर रखा पानी का गिलास वो अपने गले से नीचे उतार लेती है। उसकी धड़कनें पूरे शोर के साथ चल रही थी और चेहरे पर घबराहट देखी जा सकती थी। इस तरह बार बार उनका चेहरा अपने दिमाग में नहीं ला सकती मैं। वैसे भी मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। न जाने ऐसा क्या करते हैं कि इतना खून खराबा। पहले ही दिन ये सब देख लिया, आगे तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। नहीं आन्या, नहीं, ये गलत है। होश में आ। यूं बार बार उस शख्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना गलत है। न जाने क्या बला है, दिमाग पर ऐसे छप गई है जैसे कोई फेविकॉल का लेप हो। कहते हुए वो अपने ही माथे पर चपत मारने लगी। फिर कुछ पल बाद सोचते हुए, शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लड़के को नहीं देखा। आज पहली बार किसी को इतनी देर तक देखा और वो भी खून से लथपथ को दिमाग पे उसकी तस्वीर छपना तो तय है। और भगवान, अब कसम से दोबारा उनको देखना तो दूर की बात है, उनकी आवाज भी सुनाई दी तो भी अपने कान बंद कर लूंगी। कहते हुए आन्या ने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। अब आगे। आन्या को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो उठकर बाहर निकल आती है। घर में सभी सो चुके थे। आन्या अपने रूम से बाहर कदम रखते हुए चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आंखों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए सोचने लगती है, सब सो चुके हैं, शायद वो डेविल भी सो गए होंगे। एक तो दिखते भी बहुत खूंखार है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे सामने ना आ जाए। फिर गहरी सांस लेते हुए, नहीं यार, चोट आई थी उनको। इस वक्त वो तो दवाएं लेकर आराम कर रहे होंगे, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ, शायद नींद आ जाए। कहते हुए अन्य मन डोर की तरफ जाती है, लेकिन मैन डोर के पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि डोर को चाबी से लॉक कर दिया गया है। ये देखकर वो अपना सिर झटक देती है।
लगता है बाहर जाने का रास्ता तो बंद है। अब क्या करूं? अन्या परेशान होते हुए अपने आप से बोली। फिर उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है। वो सोचते हुए कहती है, शायद छत का दरवाजा खुला होगा। एक काम करती हूँ, छत पर चली जाती हूँ। रात के वक्त आसमान भी शांत होता है और अभी सो भी रहे हैं सब, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कुछ देर में वापस नीचे आ जाऊंगी। इतना कहकर अन्या अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो एक एक कदम इतने शांति से बढ़ा रही थी जैसे वो कोई चोर है। आन्या की नजर लेफ्ट साइड में बने हुए एक रूम की तरफ जाती है। आन्या उस रूम की तरफ आती है जहां डोर पर बाहर बड़े से अक्षरों में अर्नव के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। ये नेम प्लेट देखकर अन्या अपने आप से बोलती है, कितना अजीब आदमी है, डोर पर अपना नाम लिखकर बैठा है। जब पूरा घर इसका है तो ये नाम लिखने का क्या मतलब है? सच में ये अमीर लोग बहुत अजीब होते हैं। खैर आन्या, कुछ भी हो, तुझे क्या करना, तुझे तो टेरेस पर जाना है। आन्या अर्नव के रूम से दूर हटते हुए छत की तरफ चली जाती है। छत का डोर ओपन था इसलिए उसे छत पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तुरंत छत पर पहुंचकर यहाँ वहां चक्कर निकालने लगती है। उसने छत की दीवार पर खड़े होकर नीचे गार्डन की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, वाह, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। नीचे गार्डन में चारों तरफ हरियाली, लाइटिंग और फाउंटेन थे, जिसमें कुछ मछलियां तैर रही थी और कमल के फूल खिले हुए थे। वही आसमान तारों से भरा हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा था। ये सब देखकर आने को अपने गांव की याद आ जाती है, लेकिन अपने गांव की याद के साथ साथ उसे अपने साथ हुए भयंकर हादसे भी याद आने लगते हैं। वो उदास होकर वही छत पर बैठ जाती है और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपना चेहरा अपने घुटनों पर रख लेती है। वो आसमान की तरफ सिर उठाकर तारों को देखते हुए बोली, माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आपको तो पता चल गया होगा कि जिन्हें हम बाबा कहते थे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, और आप तो सब कुछ जानती थी, फिर भी आपने हमें अकेला छोड़ दिया। आपको पता था आपके जाने के बाद वो इंसान हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, फिर आप क्यों चली गई? देखिए ना, आपके बिना हम कितने अकेले हो गए हैं। इस तरह सुनसान रात में किसी अनजान घर पर आकर बैठे हैं। कहते हुए अन्या की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें जब नीचे गिरती है तो एक चमक उठने लगती है। आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पलों बाद आने को एहसास होता है जैसे एक तेज रोशनी उसके पास हो। आन्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी मां मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ये देखते ही आन्या की आंखों से आंसू और भी तेजी से गिरने लगते हैं। वो कांपते हुए बोलती है, माँ, माँ, आप आ गई। हाँ बेटा, तुमने बुलाया तो कैसे नहीं आती मेरी बच्ची। आन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए, माँ, आप क्यों छोड़कर चली गई थी मुझे? आन्या अपनी माँ के सीने से लिपटते हुए जोर जोर से रोकर बोली। आन्या की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। आन्या बस रोए जा रही थी, तभी उसकी माँ ने उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए उसके आंखों से आंसू साफ किया। आन्या अपनी माँ के चेहरे को एकटक देखने लगती है। आन्या की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी बच्ची, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर वो जैसे भी होती है, हमें उनको स्वीकारना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम अपने आप को बचाने में कामयाब रही। अब अगर कोई चीज तुम्हारे बस में नहीं है तो उसके बारे में मत सोचो। बस ये सोचो कि भगवान तुम्हें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं और अपने आप को ऊपर वाले के हाथों में कर दो। वह जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और मुझे विश्वास है कि मेरी बच्ची को वो कभी भी ज्यादा तकलीफ में नहीं डालेंगे। आन्या ने सिसक कर कहा, माँ प्लीज आप वापस आ जाओ ना। हम दोनों साथ रहेंगे और इस मतलबी दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे, पर प्लीज आप मेरे पास वापस आ जाओ या फिर मुझे ही वापस ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती मेरी बच्ची। तुम्हें अब अपनी जिंदगी जीनी है, जो तुम्हें वैसे ही जीनी होगी जैसी तुम्हारी किस्मत में लिखा है। मुझे अब जाना होगा। मैं बस तुमसे मिलने आई थी, और तुमसे मिलकर मुझे सच में खुशी हो रही है। याद रखना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और करती रहेगी। आन्या अपनी माँ के हाथ को कसकर पकड़ लेती है जैसे वो उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहती हो। आन्या रोते हुए, नहीं, नहीं माँ, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज। उद्धरण चिन्ह।
आन्या बिलखते हुए कह रही थी, पर अगले ही पल उसकी माँ वहां से उस रोशनी के साथ ही गायब हो जाती है। उनके गायब होते ही आन्या जोर से चिल्लाते हुए कहती है, माँ प्लीज मत जाए, माँ। इतना कहकर वजह से ही अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घूम आए, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वहां सिर्फ वो अकेली ही बैठी थी। आन्या की आंखों में आंसू थे, वह खड़ी होकर यहाँ वहां देखने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। वो अपने आप से बोली, माँ यहाँ पर नहीं है, मैं सपना देख रही थी, माँ। आन्या की आंखें वापस बहने लगती है, वो कुछ देर वहीं पर बैठी रहती है। उसके बाद जब उसे नींद आने लगी तो वो उठकर नीचे की तरफ आ जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो काफी परेशान लग रही थी, और उसकी परेशान तब ज्यादा बढ़ गई जब वो अचानक से उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी कि तभी उसके अपने दोनों हाथ सामने से आ रहे शख्स के कंधे पर रख दिए। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही सामने वाले शख्स को कुछ समझ आता उससे पहले ही रूम घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। आन्या अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी हैरान होकर उस शख्स को अंधेरे में भी देख रही थी। वही सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्नव था, जिसने इस वक्त आने को उसके कमर से पकड़ा हुआ था। आन्या की धड़कनें तेजी से चल रही थी, उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियां छम छम करके आवाज करने लगती है। आन्या ने अर्नव को पहचान लिया था, लेकिन अर्नव आन्या को नहीं देख पाया था। आन्या ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और वहां से भागने को तैयार हुई कि अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने तरफ खींचते हुए उसे पीछे दीवार से लगा दिया। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आई? अरुणा की गंभीर और गुस्से से भरी हुई आवाज में आन्या को बुरी तरह डरा दिया था। आन्या की आंखों की पुतलियां यहाँ से वहां घूम रही थी। आन्या की जबान अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसकी जुबान से कोई भी शब्द नहीं पूछ रहा था। वही अर्नव उसकी कलाई को अपने हाथों में पकड़े हुए उसे दीवार पर लगाए हुए खड़ा था। आन्या को डर लग रहा था कि कहीं लाइट्स ऑन हो गई तो अर्नव उसे देख लेगा और उसके बाद उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आन्या जल्द से जल्द अर्नव की पकड़ से दूर भागना चाहती थी। उसने अपने हाथों को झटकना जारी रखा, लेकिन अर्नव उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। आन्या ने अपने आप से मन ही मन कहा, भगवान प्लीज आज इनसे बचा लीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। मुझसे गलती हो गई जो यहाँ आ गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए भगवान। आन्या ये सब सोच रही थी कि तभी अर्नव की गुस्से से भड़की हुई आवाज उसके कानों में आती है, बोलो कौन हो तुम, जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्नव सिंघानिया के घर में रात के वक्त आने की? कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अर्नव की किसी राक्षस की तरह डरावनी आवाज सुनकर आपकी आंखें आंसुओं से भर आई। उसे आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं जाता था, लेकिन अर्नव नाम का राक्षस जब उसके सामने खड़ा होकर उसे अपनी गिरफ्त पकड़कर खड़ा था, जिससे आन्या का डर से बुरा हाल हो गया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।